नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, एंड नेम इज़ द प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म स्टार्ट भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि प्रिज्म से रिलेट करके जितना डेरिवेशन है, जितना सवाल है, सारा चीज़ पे हम लोग काम करेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। सबसे पहले प्रिज्म कैसा होता है ये देखते हैं। तो सिंपल सा बोला गया कि प्रिज्म जो है आपका इस तरीक़ा से रहेगा। यहाँ पर देखिए ये है आपका ऐसे, और एक और मान लीजिए कुछ इस तरीक़ा से है आपका ऐसे। यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखिए, प्रिज्म का डेफिनेशन क्या होता है कि इसमें देखिए 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, ये इस तरीके का शेप को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और 2 ट्रायंगुलर शेप का होता है, 2 ट्रायंगुलर शेप का होता है। इस टाइप के कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो इस टाइप के कम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रिज्म का कहानी है। हालांकि हम प्रिज्म किसी और के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं कि प्रिज्म और किस किस प्रकार का चीज़ों पर भी अप्लाई किया जाता है प्रिज्म का फॉर्मूला। पर अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रिज्म का बात करें तो यही प्रिज्म होता है। जैसे इस प्रिज्म को हमेशा हम इस तरीक़ा से लिखेंगे, सिर्फ फ्रंट व्यू लिखेंगे सामने से। ये प्रिज्म होता है इस तरीक़ा से, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो जनरली हम लोग यही फिगर को इस्तेमाल करते हैं, इस फिगर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ डेफिनेशन बताते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि ये प्रिज्म किस प्रकार का होता है। तो वो प्रिज्म हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसके जगह पे हम बार बार वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसमें होता है कि यहाँ पर जो है कि क्या प्रिज्म जो है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें थोड़ा सा प्रिज्म का और बेसिक डेफिनेशन का बात करें कि और कैसा प्रिज्म होता है। ये तो स्टैंडर्ड प्रिज्म होता है। कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप वाला भी प्रिज्म की तरह ट्रीट करता है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी ये होता है और आपका ये होता है, इस तरीक़ा से होता है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीक़ा से ऐसे है। अब होता क्या है कि प्रिज्म जो है, अगर ये प्रिज्म की तरह ट्रीट कर सकता है। कब कर सकता है? अगर लाइट रे ऐसे गया और ऐसे जाकर ऐसे निकल गया। ध्यान से देखिए, 2 रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस से, 2 रेगुलर सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन होता है, देखिए अगर ये इसी चीज को हम अगर ऐसे बनाते हैं, अगर इसी चीज को हम ऐसे बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम इसी चीज़ को अगर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारा प्रिज्म नहीं कहलाता है। ध्यान से देखें, ये हमारा प्रिज्म नहीं कहलाता है। प्रिज्म कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है प्रिज्म। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, 2 रेगुलर वाला में हो। जैसे कि इसमें भी आप देखे होंगे, तो अगर ऐसे है, इस तरीक़ा से है, तो इस तरीक़ा से, तो देखिए 2 रेगुलर में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हुआ है, 2 रेगुलर में हुआ। इसमें और इसमें मिलाकर आप लोग कम्बिनेशन हम लोग बाहर निकाल कर लाए हैं, मिला कर लाए हैं। ध्यान से देखिए, 1 और 2, ऐसे नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट आएगा, ये अलग हो जाएगा। देखिए इसके बाद सीधा वहां चला गया, पर यहाँ पर 2 रेगुलर सरफेस है, 2 रेगुलर सरफेस है। तो अगर इस टाइप का हो रहा हो रेक्टेंगुलर में भी, तो भी हम उसको प्रिज्म कह सकते हैं, बट यहाँ पे प्रिज्म नहीं कहलाता। आई होप कि आपको प्रिज्म का बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इससे क्या सवाल होता है वो तो बात की बात है। पहले कहाँ पे प्रिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, किस सिचुएशन में प्रिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ये मेरा स्टैंडर्ड प्रिज्म नहीं है, स्टैंडर्ड प्रिज्म तो पीछे वाला था। ये हमारा ऐसे ही जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो वो प्रिज्म की तरह ट्रीट करता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को भी हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पर बोला गया कि एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव रिफ्रैक्शन सरफेस। जैसे कि आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि आपका ये प्रिज्म है, यहाँ से हुआ, रेयर से डेंसर में जा रहा है,
तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ये वाला होगा 90 डिग्री पर। तो ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्शन जो हुआ क्या इस सरफेस, रिफ्रैक्शन जो हुआ क्या इस सरफेस से और इस सरफेस से हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ध्यान से समझिए कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अच्छा, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से समझिए कि मान लिया जाए कि लाइट रे यहाँ पर ऐसे हुआ, ये इस तरीका से हुआ, पर रिफ्रैक्ट होकर ऐसे आ गया और फिर ये बाहर ऐसे निकला। तो अब ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म अब नहीं कहलाएगा। अब कौन सा दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये है और एक ये है, तो अब जो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा वो ये वाला एंगल कहलाएगा। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि कौन से दो सरफेस से ये रिफ्रैक्शन कर रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा आप पता नहीं कर सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता, हमेशा टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन सरफेस के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो क्या एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर आ गया समझ में तो इसमें थोड़ा इंक पर आज हम लोग जितने भी बातें करेंगे सारी बातें प्रिज्म पे होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिज्म पे भी। आइए हम लोग प्रिज्म को आज ख़त्म भी कर देंगे, किस तरीक़ा से प्रिज्म पे डिफाइन होता है। अब ध्यान देते हैं प्रिज्म के बारे में। जैसे अब सोचिए ध्यान से, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, इसमें किस तरीक़ा से होता है। तो सबसे पहला फॉर्मेट जो सवाल का होता है, फॉर्मेट नंबर 1। कितना फॉर्मेट टाइप का हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना वैरायटी में प्रिज्म से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो फॉर्मेट नंबर 1 सबसे पहले पूछा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हम आपका है इस तरीका से, ये एंगल ए है, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल तो ये वाला होगा, क्या टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा। तो ये वाला मान लेते हैं R1 और ये I है, ये वाला I है, ये नॉर्मल है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पर R1 R2 नाम दे रहे हैं, ये R1 R2 निकालने का तरीका निकालने का बता देंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये नॉर्मल है इसका और ये भी नॉर्मल है इसका। ये N1 ले लीजिए, ये N2 ले लीजिए। अच्छा, बाहर फिर से लाइट रह जाएगा तो ये नॉर्मल तो ये है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये हो गया क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है। तो ये बाहर जो एंगल है उसको ई से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। और इमरजेंट रे इसको कहा जाता है, इमरजेंट रे कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंट रे और या इमरजेंट रे कहा जाता है। ये कौन सा एंगल है, सॉरी रे है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे है ये वाला एंगल रे जो है इंसिडेंस रे है और ये इंसिडेंस एंगल है, ये सब तो पता ही है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन 2 बार होगा। सोच के देखिए, एक बार जो है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस तरीका से क्या लाइट को ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे गया, इसका मतलब पहला डेविएशन Δ1 हो गया। दूसरा लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे गया, दूसरा डेविएशन Δ2 हो गया। अच्छा, दोनों देखिए तो दोनों क्लॉकवाइज ही हैं, तो क्या नेट डेविएशन जो होगा, यहाँ पर अगर हम नेट डेविएशन लिखते हैं तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, क्या Δ1 प्लस क्या Δ2 हो जाएगा। Δ1 कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, अगर हम Δ1 का बात करें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, Δ1 का बात करें, ये Δ1 कितना होगा, तो क्या यहाँ से टोटल I है, R1 चल गया तो क्या I माइनस R1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए डेविएशन, क्या ये टोटल एंगल I है तो यहाँ भी टोटल एंगल I हो जाएगा, तो उसमें से R1 हम घटा देंगे तो क्या डेविएशन 1 हो गया। उसी तरीक़ा से ये वाला R2 है तो क्या ये वाला भी R2 हो जाएगा, और E में से अगर हम R2 घटा दें तो Δ2 आ जाएगा। तो E में से हम R2 घटा दें
तो नेट जो डेविएशन हो गया वो I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। R1 एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाइएगा तो यहाँ से R1 आ जाएगा, दूसरा यहाँ से R2 निकल, अब किसी तरीक़ा से हम निकालेंगे और R2 निकल जाएगा तो फिर हम स्नेल्स लॉ वापस लगाएंगे तो ये निकल जाएगा, स्नेल्स लॉ N1 sin I बराबर N2 sin R। तो R1, हालांकि हम R1 R2 में एक रिलेशन भी बताते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। सोच के देखिए, हम ये ट्रायंगल जो है हम PQR का बात कर रहे हैं, PQR का हम यहाँ पे ट्रायंगल हम बना ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा PQR ट्रायंगल है, ये वाला एंगल कितना है A, और ये वाला देखिए तो 90 माइनस R1 और ये देखिएगा 90 माइनस R2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री पर है कि नहीं है, तो ये R2 है तो 90 माइनस R2 है, 90 माइनस R1 है, तो टोटल का सम क्या है 180 के बराबर होना चाहिए। तो A प्लस 90 माइनस R1 और 90 माइनस R2 बराबर 180। तो मेरे ख्याल से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से A बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2। तो क्या ये R1 प्लस R2 के जगह क्या हम डायरेक्ट एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर लिख सकते हैं? तो हम इतना जान गए कि ये दोनों का सम उतना ही होता है जितना एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो देखिए R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो देखिए A बराबर R1 प्लस R2। दिस इज द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि हम हर बार इस फॉर्मूला पे काम नहीं करते हैं, कभी कभी हम लोग को जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया है वैसे प्रॉपरली आप सॉल्व करें और उसके बाद फाइनल आंसर पे जाए, तब जाके जल्दी से सवाल बनता है। कभी कभी ये भी काम कर जाता है, पर हम लोग जनरली इसी पे विश्वास रखते हैं, पहला डेविएशन निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, पहला और दूसरा निकालते हैं, उसके बाद दोनों डेविएशन देखते हैं कि जुटना है कि घटना है। इससे हमारा चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। चलिए आइए आगे भी देखते हैं कि किस तरीक़ा से इसमें सवाल डिज़ाइन किया गया है। मेनली यहाँ पर जो आंसर आया नेट डेविएशन प्रिज्म में वो I प्लस ई माइनस ए आया, I प्लस ई माइनस ए आया। देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेट 1 से सवाल जो है एंगल ऑफ डेविएशन किस किस प्रकार से आता है, पहले हम लोग सवाल पे काम करते हैं कि किस तरीक़ा से सवाल पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव ने √3 1 1 और यहाँ पे 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से लाइट रे ऐसे गया, कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से मान लीजिए 60 डिग्री पर गया, यहाँ से 60 डिग्री पर गया। तो क्या पहले टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, फिर नॉर्मल ये है तो नॉर्मल से फिर क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो ये पहला डेविएशन कौन सा हुआ, ये वाला डेविएशन नंबर 1। दूसरा डेविएशन कौन सा हुआ, क्या डेविएशन नंबर 2। क्या दोनों निकाल के हम जोड़ सकते हैं, नेट डेविएशन पूछ रहा है तो। और दूसरा फॉर्मूला नेट डेविएशन कौन किसका हो गया, क्या I प्लस ई माइनस ए लिख सकते हैं, I प्लस ई माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें डेविएशन नंबर 1 के लिए, एक तो आपको नियम से आप निकाल लें, I हमको पता है, किसी तरीक़ा से E भी निकालना है। E क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल E होगा, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड का ये इमर्जेंट रे जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। एक बार एकदम बिल्कुल फिगर जो है स्टार्टिंग में बताया ना वो वाला बिल्कुल बार बार देख लीजिए, कहाँ पर E है, कहाँ पर R1 है, कहाँ पे R2 है। इससे आपको क्या होगा ना, सवाल बहुत फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार एकदम बार बार रिकॉल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 × sin 60 बराबर √3 × sin R1, यहाँ पर R1 होगा और ये R2 होगा। तो बताइए यहाँ से √3/2 हो गया, √3 sin R1। बताइए R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए, sin R1 बराबर 1/2, तो R1 बराबर 30 डिग्री, तो R2 बराबर भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 कितना होता है 60 डिग्री और R1 30 है, तो देखिए R2 भी 30 डिग्री होगा। तो R2 अगर 30 डिग्री होगा तो अगेन हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर √3 × sin R2 हो जाएगा और 1 × sin E हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से E 60 डिग्री आ जाएगा। तो I का वैल्यू हमको 60 पता है, E का वैल्यू 60 पता है और इसका वैल्यू 60 पता है। तो हम एक तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर R1 जैसे निकल गया तो क्या 60 में से 30 घटा देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। उसी तरीक़े से यहाँ पर भी 60 में से 30 घटा देंगे तो दोनों निकलेगा, और दोनों क्लॉकवाइज है तो जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। और नहीं तो फॉर्मूला से अगर आप देखना चाहते हैं तो I प्लस ई माइनस ए,
तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना है 60। और कैसे आया क्लॉकवाइज, किस तरीका से आया देखिए, क्लॉकवाइज आ गया। नेट डेविएशन जो आपका आ गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पार्टिकुलर भी निकालते हैं यहाँ से या फिर पार्टिकुलर निकालते हैं यहाँ से, तो नेट डेविएशन जब जोड़ते तो आपको 60 डिग्री ही आता, यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला था। तो इस तरीका से हम लोग सवाल करते हैं। और भी इसमें वेरिएशन कैसे आता है उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा, कि और कैसे सवाल इसमें डिजाइन किए जा सकते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला से कभी कभी नहीं बनता। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसे है, इस तरीका से है, ये आपका 150 डिग्री है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आपका 1 है और ये आपका √2 है और ये आपका 1 है, ठीक है। अब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ ऐसे, तो नॉर्मल लाइन तो यही है, नॉर्मल लाइन यही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, ये √2 मान लेते हैं। तो आप ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है और ये भी आपका कितना डिग्री है 15 डिग्री है। अब फिर से आपको नेट डेविएशन पूछा, जबकि यहाँ पर आपका दे रखा है, यहाँ पर या फिर ऐसा कर लीजिए √3 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ से फिर से 60 डिग्री पर ही ऐसे फेंका गया है, सॉरी इंसिडेंट किया गया। अब बोला आपको नेट डेविएशन बताना, तो क्या पहला डेविएशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए। पहला क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा कि नहीं जाएगा, पहला जो है क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, हाँ भाई जाएगा, बहुत मज़ा आया। तो ये R1 निकालेंगे कितना 1 × sin 60 √3 × sin R2। तो बताइए यहाँ से R2 का वैल्यू अगेन कितना डिग्री आ जाएगा, क्या 30 डिग्री आ जाएगा जब सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि sin 60 √3/2 है और √3 कैंसिल, तो sin R2 1/2, तो R2 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सॉरी R1, यहाँ R1 है ना, ये R1 है, इसका वैल्यू 30 आ गया। अच्छा तो ये 30 आ गया, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 90 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, ध्यान से समझिएगा कितना, ये इसमें मज़ा आने वाला है सवाल में, थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। देखिए फॉर्मेट ऐसे नहीं बांटे हैं, एक बिल्कुल ढंग से सजा के बांटा गया है फॉर्मेट। प्रिज्म से पहला सवाल किस प्रकार पूछ सकता है, तो पहला डेविएशन से। डेविएशन में ये दूसरा टाइप का सवाल है जो आपको अलग कॉन्सेप्ट दिखाएगा। आप देखिएगा यहाँ से कितना मज़ा आने वाला। जैसे मान लीजिए कि ये आप R1 30 लिए, तो ये 30 है, तो ये कितना है 90 है, तो ये कभी संभव हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये 90 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसका मतलब ये कभी संभव हो सकता है 90, तो ये पूरा ये ना है यहाँ से, हाँ ये नॉर्मल लाइन ना है। नॉर्मल लाइन का मतलब क्या होता है कि इससे 90 है, पर अगर हम देखें तो R1 30 है, तो ये वाला टोटल कितना होना चाहिए, R1 30 है तो 60 ना होना चाहिए, ये वाला कितना होना चाहिए, ध्यान से 1 मिनट इसको हटा रहे हैं, ये वाला ध्यान से देखिए। ये अगर ये टोटल कितना है 90 है, ये कितना है R1 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। ध्यान से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 90 ही मान के चलते हैं, तो ये टोटल 90 में से R1 घटा 30, तो कितना हुआ 60। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये ट्रायंगल को आप देखिएगा, ये ट्रायंगल का, तो क्या तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, पर हम तो 2 ही जोड़ेंगे तब तो 210 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ध्यान से देखिए, नॉर्मल है तो ये यहाँ जाएगा डेविएट होके, ये एंगल 30 डिग्री है, इस पे जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर एंगल बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर पहला नंबर इधर जाएगा ही नहीं। समझ में आया, पहला नंबर ये हुआ कि वो उधर जाएगा ही नहीं, इधर ही आएगा। तो देखिए अगर ये 30 है तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया, अब ये नहीं हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, अब एंगल ऑफ प्रिज्म ये है, तो इसके लिए नॉर्मल ये होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर ये भी बोल चुका है कि अगर ध्यान से देखें यहाँ पर आप अगर निकालिएगा, थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम ट्राई करके दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से है। क्या ये लाइट बाहर आएगा कि अंदर ही रहेगा, उससे पहले हम लोग एंगल ऑफ यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं R2, ये वाला R2 निकालते हैं। तो सोच के देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला, ये टोटल कितना हुआ, ये वाला टोटल बताइए, ये 30 है तो टोटल ये 60 हो गया, तो 60 और 15 75, तो यहाँ पर बचा कितना, ये देखिए 60 और 15 कितना हुआ 75, और ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है, ये वाला ये ट्रायंगल है कि नहीं है, ये ऐसे, तो ये 60 नहीं, ये वाला टोटल नहीं, ये टोटल 90 लेना होगा। अगर ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं,
ये वाला ट्रायंगल, तो हमको टोटल लेके चलो क्योंकि ये तो नॉर्मल लाइन है, ये वाला क्या है, नॉर्मल लाइन है ना। एक मिनट आप थोड़ा सा रुक जाइए, ध्यान से देखिए। ये वाला अगर 30 है, ये 30 है, और ये कितना है, 90 है। भाई साहब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वाला नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री होगा। ये 30 तो इधर से ना आएगा, फिर अपना 60 जो भी आएगा, लेकिन इधर से कितना होगा, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल के तरफ जाएगा, तो इधर हुआ, ये 90 है, तो ये आपका 90 और ये वाला 30, तो टोटल 120 हो गया। यहाँ 120 और 15 कितना हुआ, 135, कितना हुआ, 135 डिग्री हो गया यहाँ पर भाई, 135, 90 और 30 120, और 120 और 15 क्या हुआ, 120 और 15 अगर देखा जाए, सॉरी 120 और 15 135। अच्छा, टोटल 180 होता है, 180 होता है, तो 180 में से हम 135 घटा देंगे तो कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 में से 3 गया 2, एंड ये 25 आएगा, यानी यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 25 डिग्री। अच्छा, टोटल 90 है तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है 1/√3। तो ध्यान से देखें, अगर ये 1/√3 है, क्या ये 1 से कम है, हाँ। सोच के देखिए कि 60 डिग्री होता क्रिटिकल एंगल, तब जाकर √3/2 होता है। ये √3/2 होता, मतलब 1 से ज्यादा, 1 से नहीं, √3/2 1 से कम ही होता। यहां पर ध्यान से देखिए, साइन सी का वैल्यू कितना है, 1/√3। अच्छा, ये एग्जैक्ट 2 रहता तो कितना होता, 0.5, पर √3/2 जो है, या √3/2 जो है, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 1 से 5 नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये साइन सी क्रिटिकल एंगल जब आप यहां से निकालिएगा और यहां पर ये एंगल देखिएगा, तो ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है 75 डिग्री, क्योंकि ये 75 डिग्री से कम ही आने वाला है। इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 75 डिग्री से कम आएगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। इसका मतलब इधर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे TIR होगा। देखिए कितना मजा आ जाएगा आपको सवाल को समझने में। तो ये कितना डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे नॉर्मल, ये 75 है, सोच के देखिए, अगर ये 75 है तो ध्यान से देखिए, ये 15 है, ये 75 है, तो ये कितना हुआ, 25, तो 25 और 15 कितना हुआ, 25 और 15 40, और अगर ये 40 है तो ये कितना हुआ, 140 डिग्री। भाई 25 15 40, तो ये कितना हुआ, 140। तो 90 किधर होगा, क्या 90 इधर ही होगा, ध्यान से देखिए, 90 इधर ही ना होगा कहीं, 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री होगा, क्योंकि 140 इधर है तो 90 इधर होगा, तो 140। अब क्या होगा कि अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल की टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल मेरा ये हो गया। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इधर होगा, तो जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो ये डेविएशन नंबर 2। अब बोलिए, वो फॉर्मूला से अगर आप चाहिएगा निकालना I + C - A से, तो कभी संभव है इसमें, नहीं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अब सोचिए, ये 90 है तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, नहीं 50 हो जाएगा। एग्जैक्ट देखिए, मेरे पास उस तरीका का वैल्यू नहीं था, बट हम आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए कि यहाँ से ई निकाल सकते हैं, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाकर, यहाँ और यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो ई निकल जाएगा, और उसमें से 50 घटाइएगा तो डेविएशन नंबर 2 निकल जाएगा। यहाँ पर भी आपको डेविएशन निकालना होगा, जाना था इधर, चला गया इधर, तो डेविएशन नंबर ये 2 नहीं, डेविएशन नंबर ये 3, डेविएशन नंबर 2 तो यहाँ पर होगा पाई - 2i का। देखिएगा ये भी कैसा है, ये आपका इधर है, कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा हुआ, जाना चाहिए था इधर, ये हुआ क्लॉकवाइज हुआ, डेविएशन नंबर 1 कैसे हुआ, क्लॉकवाइज। ये कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ये घटेगा भाई। और ये कैसे हुआ, देखिए जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, ये क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये दोनों जुटेगा और ये वाला घटेगा। आपको इस तरीका से सोचना पड़ेगा इसमें एग्जैक्ट। देखिए, क्योंकि मेरे पास जो डाटा था वो हम अपने मन से दिए थे कॉन्सेप्ट सिखाने का, पर जो एग्जाम में रहता है वो परफेक्ट डाटा होता है, जिससे आपका सारा चीज क्लियर हो। आपको हमेशा देखना होगा, जैसे उधर गया तो देखे तो यार ये तो ट्रायंगल में 180 पूर ही नहीं रहा था, इसका मतलब इधर आ जाएगा।
तो इधर का कहानी हम निकालें, फिर देखें कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, TIR हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर हो जाएगा। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा, इसीलिए हम बोलते हैं, प्रीफर करते हैं कि कभी भी जो एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछ रहा हो तो उसको हमेशा कोशिश करें कि इस तरीका से बनाएं, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट नंबर 2, दूसरा सवाल कैसे आता है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। भाई डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? I + E माइनस। तो इसमें फॉर मैक्सिमम डेविएशन के लिए, मैक्सिमम डेविएशन के लिए ध्यान से देखिए, या तो I को मैक्स कर दो या फिर E को मैक्स कर दो, यही दो में से एक का ना करेगा। I के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। तो I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है, या फिर E का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। दोनों में से कोई एक 90 हो जाना चाहिए, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक हमारा हो जाएगा तो उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। चाहे I के करस्पॉन्ड I 90 लो तो E देख लो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, या फिर फाइनल E को 90 लेके चलो तो देखो उसके करस्पॉन्डिंग I क्या आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग में ही हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्या निकलेगा उसका वैल्यू हम बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, I को मैक्सिमम लिए, ये नॉर्मल है, तो I का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? ध्यान दीजिए, क्या इसी लाइन पे आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट इसी पे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तभी नहीं 90 डिग्री होगा I। अच्छा, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगा तो ये 90 डिग्री है, तो ये कंफर्म है कि ये क्रिटिकल एंगल होगा। भाई ये 90 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब फाइनल क्या आएगा? क्रिटिकल एंगल ही आएगा, आएगा ना। तो ये क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? A - C होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी E आएगा, तो E का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से E का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n साइन A - C और बराबर 1 साइन E। अब हमको यहाँ से क्या निकालना? E, तो यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं साइन इनवर्स n साइन A - C। क्या हमको E निकल गया? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग I का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है, तो हम मैक्सिमम डेविएशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, I + E - A, तो I कितना? 90 डिग्री। E का वैल्यू यहाँ से पुट करें और -A कर दें, क्या मैक्सिमम डेविएशन मेरा आ जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं तो E को भी 90 डिग्री पहले लेके चलोगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा, तो यहाँ पर A - C होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या हम I निकाल सकते हैं, तो I का वैल्यू भी तो इतना ही आएगा। तो या तो इसको 90 डिग्री रख दें और इसके जगह पर ये पुट कर दें, और या फिर E को 90 डिग्री रख दें और I ही आएगा सॉल्व करके यहाँ पर भी, तो दोनों जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से मैक्सिमम डेविएशन आ जाएगा। तो सिंपल है मैक्सिमम डेविएशन कि किस तरीक़ा से मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो आप यहाँ से दे सकते हैं। या तो I को आप 90 डिग्री रख लें या तो आप E को 90 डिग्री रख लें, वहाँ से आपका डेविएशन जो होगा वो 90 मैक्सिमम डेविएशन होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट, मिनिमम डेविएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एंड जेई में नीट के लिए भी। मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन फिर से देखिए I + E - A। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर मिनिमम डेविएशन करना हो, मिनिमम डेविएशन करना हो तो I और E को बराबर होना होगा, तभी मिनिमम डेविएशन हो सकता है। क्योंकि I ऐसे नहीं कि सर I का मिनिमम वैल्यू लिखिए, तो I ही नहीं रहेगा तो E कहाँ से आएगा?
आई नहीं रहेगा तो ई कहाँ से आएगा, ई नहीं रहेगा तो आई कहाँ से आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है। कैसे? तो आई और ई दोनों बराबर होगा, उसी केस में मिनिमम डेविएशन होगा। और इसके करस्पॉन्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि R1 और R2 बराबर होगा। तो R1 प्लस R2 बराबर A, तो यहाँ से R बराबर हम A/2 लिख सकते हैं, या R1 का वैल्यू या R2 का वैल्यू, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है तो A/2 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे से मिनिमम डेविएशन के बात करें, मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो आई और ई तो बराबर है, आई और ई बराबर है, तो हम इसमें क्या लिख दें, आई और ई आपका बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर आई का वैल्यू ई के बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा 2i माइनस में a, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम प्लस में a और बटा में 2, ये आई का वैल्यू आ गया। या फिर डेल्टा मिनिमम निकालना हो तो इस तरीका से, उस केस में आई और ई बराबर होगा, तो आई होगा 2i और ये इस तरीका से हो जाएगा। इसमें रियलिटी में इसको बड़ा ही शानदार तरीका से यूज किया गया। असलियत में किसी भी प्रिज्म का अगर मीडियम का ताकत पता करना हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लोगों ने इसी को प्रीफर किया, क्योंकि अगर मिनिमम डेविएशन पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही आसानी से पता किया जा सकता है। कैसे? तो यहां पर कह सकते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जैसे यहां पर ये बोला गया, ध्यान दें यहाँ पर कि अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल है, ये आई है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, बाहर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वाला मेरा ई हुआ। इस केस में आई और ई बराबर है, ये भी और ये सॉरी ये आई बराबर क्या है, ई, और ई बराबर क्या है, आई, तो उस केस में R1 और R2 दोनों बराबर होगा। तो R1 और R2 अगर आपका बराबर होगा तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम पूरा कहानी जो डेल्टा मिनिमम का होता है हम उसके हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, तो क्या होगा 1 इंटू साइन आई और बराबर n इंटू साइन R1। तो साइन आई का वैल्यू कितना हुआ, तो डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एंड एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, मान लिया जाए बदल भी सकता है, तो यहां से हो जाएगा साइन R1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, A/2। ध्यान से देखिए, तो यहां से हमको क्या मिला कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म सराउंडिंग से कितना ज़्यादा ताकतवर है निकालना है, तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और बटा यहाँ से हो जाएगा साइन A/2। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से बस ये रियलिटी में ये आपका डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है, ये जो बताए हैं डेल्टा मिनिमम का, ये डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट ये रियल लाइफ में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे सवाल आने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि किसी भी प्रिज्म का सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेविएशन मिनिमम हमको पता रहेगा। तो याद रखिएगा इस तरीका से कि आई और ई बराबर हो तो उस केस में क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। इसमें डेविएशन का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मिनिमम डेविएशन का। आइए नेक्स्ट इसका कंडीशन पे चलते हैं कि और अगला फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट नंबर 3 था, इसी तरह फॉर्मेट नंबर 4 में और किस तरीका से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि फॉर्मेट नंबर 4 में बोला कि कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट रे अकर। नो इमर्जेंट रे अकर का मतलब समझें, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रिज्म है, ये ऐसे आपका क्या है, प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं,
यहाँ से लाइट रे ऐसे गया, ये हमारा आई है, ये हमारा ऐसे टुवार्ड्स द नॉर्मल गया तो R1 हुआ, ये नॉर्मल दूसरा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये मेरा क्या हुआ, ये रे जो है ये वाला रे ये बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब TIR करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, नो इमरजेंट रे, इमरजेंट हो ही नहीं, बाहर निकले ही नहीं। तो उस केस के लिए क्या R2 का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या ग्रेटर देन C होना चाहिए। अगर R2 का बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू भी, कितना भी I चेंज कर दो, R2 का जो किसी भी I के करस्पॉन्डिंग जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा उसका भी वैल्यू C से बड़ा होना चाहिए, तभी ना TIR होगा, मतलब लाइट बाहर नहीं जाएगा। तो R2 का मैक्सिमम मतलब A माइनस R1 का मैक्सिमम ग्रेटर देन C, और A माइनस R1 का फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्योंकि ये सबसे कम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन C। अब बताइए R1 का मिनिमम किस पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर देखिएगा फॉर R1 मिनिमम के लिए I इज मिनिमम, I को मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू I का कितना हो सकता है, 0। भाई R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी C से बड़ा होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ा दिए, मिनिमम वैल्यू यहां पर रखिए R2 का मिनिमम वैल्यू ना, कम से कम भी वैल्यू C से बड़ा हो, कम से कम भी वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा तो हो ही सकता है भाई, जब कम में C से बड़ा हो गया तो ज़्यादा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का मैक्सिमम हो जाएगा, और R1 का मैक्सिमम का मतलब I का मैक्सिमम होना चाहिए, और I का मैक्सिमम कितना होगा, I मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। और अगर I मैक्सिमम होगा इट मीन्स, इसका मतलब क्या हम R1 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या वो C के बराबर रख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल के बराबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें, ये वाला को, तो क्या A माइनस C ग्रेटर देन C, तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2C। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म अगर क्रिटिकल एंगल के दुगना से भी बड़ा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर क्रिटिकल एंगल के दुगना से भी बड़ा हो, तब वो इमर्ज नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, कंडीशन फॉर इमर्जेंट रे मतलब नो हटा दें, इमर्ज हो तब क्या होगा एंगल ऑफ प्रिज्म का कहानी, कि क्या होना चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म। आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्रिज्म है, ये आपका A है, ठीक है। सोचिए ध्यान से, लाइट रे ऐसे गई, यहाँ से अपना I है टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये हमेशा रट लिया करो, R2 अवे फ्रॉम द नॉर्मल E, यहाँ पर बाहर निकले, इसका मतलब ये हुआ कि R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू भी होगा वो भी C से छोटा होगा, C से छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू भी C से छोटा होना चाहिए, तभी ना इमर्जेंट बाहर निकलेगा, C से छोटा रहेगा। इसका मतलब A माइनस R1 का मैक्सिमम वैल्यू लेस देन C, इसका मतलब A माइनस R1 का बच्चों मिनिमम होना चाहिए, और R1 का मिनिमम मतलब मीन्स I का मिनिमम होना, और I का मिनिमम वैल्यू 0, तो I अगर 0 होगा तो इसका मतलब I अगर 0 इट मीन्स R1 का मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, 0, क्योंकि वो 90 डिग्री पर, सॉरी वो अलोंग द इस सरफेस के 90 डिग्री पर होगा। I 0 कब होगा, जब इसी के अलोंग ना होगा। और R1 का मिनिमम वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ से पुट करेंगे तो क्या A लेस देन C होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर C से छोटा हो एंगल ऑफ प्रिज्म तो बाहर ही जाएगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से छोटा हो तो लाइट बाहर जाएगा, ये कंफर्म है, ये कंडीशन आपको याद रखना होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। बोला कि मान लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म C से तो बड़ा हो पर 2C से छोटा हो, तब मजा आ जाएगा। C से बड़ा हो और 2C से छोटा हो तो क्या कुछ एंगल तक के अंदर रहेगा और कुछ एंगल के बाद बाहर रहेगा, तो कौन सा एंगल से ये चेंज करेगा, इस चीज़ को देखना है। पहले ये देखना है कि जब I का वैल्यू 0 रहेगा, मान लेते हैं ये A है, ठीक है, I का वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं, I का वैल्यू मतलब नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा। ये थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि और अच्छा से बना सके, देखिए तब ना मज़ा आएगा। जैसे देखिए इसको मज़ा आएगा सोचने में, आप लोग सिर्फ सोचिएगा इसको। मान लीजिए ऐसे लिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे है और नॉर्मल लाइन भी यही है, तो I का वैल्यू 0, तो R1 का भी वैल्यू 0। अब R2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो R1 प्लस R2 बराबर A होता है। अब R1 0 है तो R2 भी किसके बराबर होगा, A का, तो A का। अब बताइए ये जो R2 का वैल्यू किसके बराबर हुआ, A, और A क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसका मतलब वो TIR होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ना भाई, तो देखो ना TIR होगा ना, यहाँ पे TIR होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब I 0 है तो TIR होगा। इसका मतलब आप जैसे जैसे I बढ़ाएंगे, क्या किसी फिक्स एंगल तक ही अंदर आएगा फिर ये बाहर जाने लगेगा। ये कैसे पता चला, ये हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे पता चला। अब सोच के देखिए कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लास्ट रख देते, मैक्सिमम ही ना हो सकता है, एक मिनिमम लेके चलें और एक मैक्सिमम, जिससे पता चल जाए कि अंदर बाहर क्या हो रहा है कि ऐसे ही। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर हम देखें यहाँ पर I 90 डिग्री, तो क्या ये वाला C होगा और ये वाला कितना होगा, A माइनस C। अब एक बात बताइए, A माइनस C, अब बताइए क्रिटिकल एंगल से बड़ा कि छोटा, क्या ये A जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, बड़ा है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है और ओकरा में क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल से छोटा ना होगा ये पूरा एंगल जो आएगा, तो क्रिटिकल एंगल से छोटा मतलब ये लाइट रे कहाँ जाएगा, बाहर। भाई A में हम क्रिटिकल एंगल घटाएं तो बहुत छोटा ना हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये बड़ा था क्रिटिकल एंगल, तो A माइनस C तो लेस देन C हो गया। लेकिन ये भी याद रखे 2C से छोटा है, 2C में से C घटेगा, मैक्सिमम मान लेते हैं 2C से कम है, तो 2C से कम में से C घटाएंगे तब भी तो C से कम आएगा। मिनिमम भी लेके चले मैक्सिमम भी लेके चले, दोनों में C से कम आ रहा है, इसका मतलब लाइट बाहर जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या सीख मिला कि कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर I का एंगल है जिससे ये चेंज हो जाता है वहाँ पर कि अंदर बाहर का कहानी चालू हो जाता है, उस एंगल के बाद बाहर हो जाएगा और उस एंगल के पहले अंदर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा एंगल पे बाहर और कौन सा एंगल पे अंदर होगा, वही चीज़ हम लोग को मेन निकालना है। तो आइए देखते हैं कौन सा एंगल पे बाहर होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया कि मान लीजिए हम अपने मन से मान लेते हैं कि एक पार्टिकुलर एंगल लेते हैं, ये आपका रहा I, ऐसे ये I है और इस एंगल पे क्या होगा, ये R1 है और ये R2 है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ग्रेज करेगा, ग्रेजिंग क्या होगा, ये ग्रेजिंग करेगा, क्योंकि ये एंगल I0 लिख लेते हैं। ये एंगल से अगर आप कम किए तो अंदर, क्योंकि कम में अंदर था और जैसे जैसे बढ़ा रहे थे बाहर, और इस एंगल से जहां थोड़ा सा बढ़ा है तो बाहर, ये ग्रेजिंग का कहानी हो गया। तो बताइए ये I0 है ये है, अच्छा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये वाला किसके बराबर होगा, C, तो ये किसके बराबर होगा, A माइनस C। तो बताइए यहाँ से I0 आसानी से निकल सकता है, 1 इंटू साइन I0 और यहाँ पर n इंटू साइन A माइनस C। तो देखिए I0 अगर निकालना हो किस एंगल पर, यहाँ पर आपका जो है अपना जो है लाइट रे अंदर बाहर चेंज कर सकता है, TIR से डायरेक्ट उधर जाएगा। तो ये एंगल अगर आपका I का वैल्यू I0 से कम है तो यहाँ पर TIR होगा, और I का वैल्यू ग्रेटर देन I0 है तो आपका इमरजेंट रे होगा, इमरजेंट रे आकर
आकर और आई बराबर आई नोट होगा तो यहाँ पे सॉरी ग्रेजिंग होगा, ग्रेजिंग होगा। ध्यान से देखिए, इमरजेंट मतलब लाइट बाहर जाना और टी आई आर मतलब लाइट अंदर जाना, और इस पे मतलब ग्रेजिंग। तो एग्जैक्ट अगर आई नोट के बराबर हो, आई नोट कितना है साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस सी है, ए माइनस सी है, तो अगर इस एंगल पर है तब ये क्या होगा, ग्रेजिंग करेगा पार्टिकुलर एंगल पर। इससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, सॉरी अंदर आएगा, और इससे अगर ज़्यादा हुआ तो आपका बाहर जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रिज्म का बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको डील करवाए हैं। जितने भी प्रिज्म में सवाल आते हैं आज तक का रिकॉर्ड रहा, इससे बाहर नहीं पूछा। एक छोटा सा इसका ग्राफिकल पोर्शन आता है, उस पोर्शन पे भी हम अभी बात कर लेते हैं कि किस तरीका से एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई और ई का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। उस ग्राफ में भी हम लोग को डीपली नहीं जाना है, उस ग्राफ में भी बहुत ही छोटा सा पार्ट, खाली ग्राफ को समझना है। आता ग्राफ कैसे इससे हमको कोई मतलब नहीं, बट उस ग्राफ को बारीकी से समझ लें, आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा कैसे यहां पर बोला गया कि डेविएशन ग्राफ जो ड्रॉ करना है, यहाँ पर ड्रॉ द ग्राफ डेविएशन वर्सेस आई और ई। रियलिटी में क्या होता है हम ये बताते हैं। पहले यहाँ पर आप डेविएशन ये आई है, यहाँ पर R1 होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये R2 होगा, बाहर निकलेगा E होगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर डेविएशन निकालिए डेल्टा 1, फिर यहाँ पर निकालिए डेल्टा 2, फिर नेट निकालिए, फिर जो रिलेशन आएगा उसके हिसाब से बनाइए। तो ये बहुत मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आता है इक्वेशन। हमको फिर से बता रहे इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जुगाड़ लगाना है कि ग्राफ में हम कैसे जुगाड़ लगा लें कि हमारा सवाल बन जाएगा, बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। बस यही देखना है कि कैसे जुगाड़ लगाएं कि बहुत फास्ट सवाल बने। देखिएगा कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये आई या ई दोनों हो सकता है, ये डेविएशन है। इसका ग्राफ सिंपल सा ऐसे बोला गया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे यहां से आपका ऐसे, और ये थोड़ा सा आगे तक के ऐसे किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जो है पैराबोला नहीं है, नहीं है। दूसरा इनफाइनाइट तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लोग लगता है कि ये इनफाइनाइट तक होगा, नहीं। यहां पर देखिए ये मैक्सिमम डेविएशन है। या तो यहां पर आई का वैल्यू 90 डिग्री होगा, या तो यहां पर ई का वैल्यू 90 डिग्री होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ई आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आई आएगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी 90, यहाँ भी जो भी हो सकता है। इधर ई आई लिख रहे हैं तो उधर ई, उधर आई तो इधर ई, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम डेविएशन कहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए, मिनिमम डेविएशन ये कब आएगा, जब आपका आई बराबर ई होगा, आई और ई। अच्छा, कोई भी जनरल डेविएशन देखें यहाँ पर डेविएशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू। देखिएगा, अगर इसका वैल्यू आई है, ये वाला आई लेके चले तो ये वाला ई होगा, या फिर अगर ये वाला ई है तो ये वाला आई होगा, समझे। उसके करस्पॉन्डिंग भी तो होगा, दो वैल्यू पर होगा ना। एक इधर से देखिए, आप ही सोच के देखिए कि एक इधर से आई के करस्पॉन्डिंग भी बोल सकते हैं कोई भी जनरल डेविएशन, और ई के करस्पॉन्डिंग भी तो बोल सकते हैं। हो सकता है आई और ई आपस में क्या हो, बराबर हो। ध्यान से सुनना, बराबर होगा तो क्या डेविएशन होगा, मिनिमम होगा, जितना इधर से उतना ही इधर से। भाई दोनों में तो आई बराबर ही हो तभी तो डेविएशन मिनिमम होगा। हो सकता है 60 डिग्री से फेंके, और हो सकता है यहाँ 60 डिग्री है, फिर से हम 60 डिग्री से देंगे तो ई के ना बराबर हुआ, तो आई और बराबर ही होता है तो मिनिमम। जनरल के लिए क्या होता है कि अगर एक वैल्यू आई का हो तो दूसरा वैल्यू जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, ई का। ग्राफ में एक वैल्यू आई का, दूसरा वैल्यू ई का। हाँ, इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। अगर ये दूरी x1 है और ये दूरी आपका x2 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ऊपर बना चुके हैं। 1 मिनट इसको हम बता देते हैं। ये थोड़ा सा देखने में भले लग रहा है ज़्यादा, ये बराबर पे नहीं ग्राफ ड्रॉ हुआ है, हम बराबर पे ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं। ये आपका जो है, ये आपका ऐसे बराबर का हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका,
ये आपका कितना है, ये x1 है और यही i होगा, तो i होगा या फिर e भी हो सकता है यहाँ, और अगर ये i होगा तो यहाँ e होगा तो यहाँ i होगा। ऐसे वैल्यू पूछता है कि e का वैल्यू इतना हुआ तो बताएं, i का वैल्यू ये तो इतना है। इसमें एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, x2 ग्रेटर देन 1 है x1 से, तभी तो ये पैराबोला नहीं है। x2 ग्रेटर देन है किससे, x1 से बड़ा है भैया। x2 हमेशा याद रखना, इधर वाला पोर्शन का वैल्यू ज्यादा होता है। हम इसलिए इधर ई बोल रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी ई का वैल्यू मिनिमम से कम देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आई का वैल्यू मिनिमम से ज्यादा होगा। देखिएगा ध्यान से कैसे, आई का वैल्यू उस केस में मिनिमम का ज्यादा होगा। जैसे आपको हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, देखिएगा यहां पर, देखिएगा ध्यान से, मजा आ जाएगा। बोला फॉर अ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन एट आई इक्वल टू 30 डिग्री। कितना पे है, 30 डिग्री पे मिनिमम डेविएशन है किसी भी प्रिज्म का। बोला कि इफ ई का वैल्यू 22 डिग्री है देन फाइंड आई करस्पॉन्डिंग टू ई। ऑप्शन दे दिया 30 डिग्री, 35 डिग्री, 39 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी सी नहीं 40 डिग्री। ध्यान से समझिए, मिनिमम डेविएशन कितना पे है, 30 पे, यहां 30 हो गया। अब बोला कि उसी प्रिज्म का अगर ई का वैल्यू 22 रखे, ई का वैल्यू 22 रखे तो 22 किधर आ गया, उल्टा आ गया, ई का वैल्यू 22। तो ऐसा बोले थे ना कि कोई जरूरी नहीं कि इधर आ ही रहे, इधर ई भी हो सकता है। तो ई 22 आ गया मतलब पीछे आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आई। अब आई कितना होगा, तो ये कितना घटा इधर, 8 घटा, तो इधर वाला वैल्यू 8 बढ़ेगा कि 8 से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक ही लाइन पे होना चाहिए। अगर इधर ई है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा आई होगा, और अगर इधर आई है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा वो ई होगा। तो देखिए अभी ई है इधर, क्योंकि बोल चुका है कि मिनिमम से इधर 22 डिग्री है, वो तो 22 डिग्री है तो मिनिमम से कितना कम है, 8। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आई निकालेंगे वो 8 से बड़ा होगा कि 8 से छोटा होगा। अभी ये रूल पता चलेगा, क्या x2 बड़ा होता है तो i का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए 30 था और 8 से बड़ा होगा, तो 8 से बड़ा मतलब 38 से ज्यादा, तो 38 से ज्यादा कितना ऑप्शन है, 2, एक सी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे सवाल बनता है, आपको वहां पर देखना होगा कि ई किधर है। अगर ये बोलता आई तो इधर ये निकल जाता। हाँ, ये वाला रूल देखे कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई इस ग्राफ का फील ही नहीं किया हो, नहीं जानता हो ग्राफ का मतलब, खाली रट लिया हो कि ऐसे ग्राफ होता है भैया, तो ये कभी भी जिंदगी में सवाल नहीं बना सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिकली सॉल्व ही नहीं हो सकता। जब भी सॉल्व होगा तो ग्राफ से सॉल्व होगा। और ये चीज़ हम आपको दिखा दिए कि देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर मिनिमम डेविएशन किसी पार्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पर दे रखा है और उसके बाद उसी प्रिज्म में कह रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंट इतना है, तो बताइए उसके करस्पॉन्डिंग आई क्या होगा। तो आप यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? तो चलिए, प्रिज्म का लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक छोटा सा और थिन प्रिज्म के नाम से आता है, उस पर बात करते हैं। आज का मेरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि थिन प्रिज्म करते ही हमारा प्रिज्म समाप्त हो जाएगा। तो आइए एक बार थिन प्रिज्म पर भी काम कर लेते हैं। चलिए भाई साहब, थिन प्रिज्म थिन प्रिज्म का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल।
यहाँ पर लिख सकते हैं थिन प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। और एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बहुत छोटा है तो यहाँ से लिख सकते हैं I1, R1, R2 एंड E इज आल्सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर I है, यहाँ से R1 होगा, यहाँ से R2 होगा और बाहर क्या निकलेगा E, N11। अब यहाँ से स्नेल्स लॉ, फिर से डेविएशन ही निकालना। थिन प्रिज्म बोल दें तो उसमें डेविएशन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं कि किस तरीका से निकालते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाइए, यहाँ पर तो यहाँ पर लगाइएगा तो 1 इंटू साइन आई बराबर n इंटू साइन R1। अब एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को क्या लिख सकते हैं I, और साइन R1 को क्या लिख सकते हैं R1। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए तो n इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन E। अगेन आप कह सकते हैं कि एंगल बहुत छोटा है तो साइन R2 को R2 लिखा जाएगा और साइन E को E। इक्वेशन नंबर 2। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है I प्लस E माइनस ए। I कितना है nR1 है और E कितना है nR2 है माइनस ए। n कॉमन ले लें R1 प्लस R2 माइनस ए एंड R1 प्लस R2 क्या होता है a माइनस ए, मतलब a n-1। एंगल ऑफ डेविएशन अगर थिन प्रिज्म है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं कि a इंटू n माइनस ए। थिन प्रिज्म होने पर मतलब 10 डिग्री से कम छोटा होने पर, या फिर क्वेश्चन में बोल दे थिन प्रिज्म है तो डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू n-1 इंटू क्या होगा n-1 होगा। n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ से n-1 आप कर सकते हैं। तो ये थिन प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेरिवेशन फिर से है, ये आपको पूछता है बोर्ड में भी। एंड अगेन सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई में नीट के लिए, एंगल ऑफ थिन प्रिज्म में डेरिवेशन a इंटू n-1 के हिसाब से। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा और बता देते हैं क्योंकि ये भी काम आता है। यहाँ पर थिन प्रिज्म है तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे तो क्या ये डेविएट होगा ऐसे? तो रियल में ये ऑब्जेक्ट नज़र कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज, तो ये इमेज कितना दूरी पर बना ये निकालना रहता है। तो रियल में क्या ये डेविएशन हमको पता है, डेविएशन कितना होता है, क्या μ-1 इंटू ए होता है, और ये डेल्टा है तो ये डेल्टा है और ये वाला दूरी एल रहता है। बस खाली इतना याद रखें कि ये बड़ा ही शानदार चीज़ है। ये थिन प्रिज्म पर काम कर रहे हैं, थिन प्रिज्म पर काम कर रहे हैं। ये आपको कहाँ यूज होगा? जब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे तब वहाँ पे काम आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऐसे हुआ, ये डेविएट हो गया, बहुत थिन होता है इसलिए इधर ही डेविएट होता है फाइनली। तो यहाँ से जब देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमको पता है μ-1 इंटू ए, तो इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि tan डेविएशन बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस d बाई एल। तो देखिए d का वैल्यू l tan डेविएशन होता है और एंगल छोटा होने के कारण n डेल लिख सकते हैं, और डेल कितने के बराबर है? क्या μ-1 इंटू ए। तो यहाँ से आप आसानी से कि कितना ऑब्जेक्ट जो है रियल से कितना ऊपर दिखाई देगा, तो इतना दिखाई देगा l इंटू μ-1 इंटू ए। हमेशा याद रखिए कि अगर 8 डिग्री में हो, अगर 8 डिग्री में हो तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिएगा ताकि हम लोग को जो सवाल हो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सके। तो ये आपका कहानी था प्रिज्म का। आज प्रिज्म फिर से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस बताएंगे और उसके अगले क्लास में आपका लेंस खत्म हो जाएगा। 2 से 3 लेक्चर में आपका ये सारा चैप्टर समाप्त होगा। फिर से बता रहे हैं 5 नंबर का जो डेरिवेशन होगा और ऑफलाइन क्लास में बताया जाएगा जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड 12th का जो बैच जो अनाउंस करने जा रहे हैं, 12th का जो बैच होगा वो लगभग आपको 1 से 3 के बीच में होगा। लगभग कितने से होगा? 1 से 3 या 1 से 3.5 2.5 घंटे का है। वो डेली क्लास चलेगा। 1.5 घंटा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और रिमेनिंग पार्ट में आपका डेरिवेशन बताया जाएगा 5 नंबर का। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग को इन्फॉर्म कर दें। आपको बेसिक से लेके
हाई लेवल तक का आपका चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।